गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम लोग ग्रामर को कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले जो हमने ग्रामर के 4-5 वीडियोस डाला हुआ, आपने, मुझे यकीन है आपने उसको देखा होगा और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपने लर्न करने की कोशिश करी होगी। ग्रामर के अलावा अब हम, जैसे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो इस पर हम कुछ एक एक्सरसाइज भी करेंगे, जैसे भी हम नाउन का कर रहे हैं तो इस पर हम एक्सरसाइज भी करेंगे, क्वेश्चंस, और उसके बाद में वोकैब के भी कुछ एक हम लोग इसमें सेशंस डालेंगे। तो आपका वो ग्रामर के साथ साथ वोकैब की तैयारी भी होती रहेगी, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड या इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे के सारे चीज़ें उसमें आपको मिलेगी। तो अभी जो हमने पिछला सेशन में करा हुआ था उसमें हमने अनकाउंटेबल की बात करी थी और कुछ एक नाउन एंड द नंबर्स में भी कुछ एक बात हमने करी थी, जिसमें मुझे याद है कि हमने आपको बताया था कि कुछ एक नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म एक जैसा होता है। मतलब आप वो सिंगुलर के साथ लिखो या प्लूरल के साथ लिखो, वो अपने फॉर्म में कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं करता है। अब वहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे और आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन के बारे में। और नाउन का एक एस्पेक्ट है जो नाउन एंड द नंबर में, वो कि कुछ एक नाउन्स ऐसे होंगे जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करे जाएंगे। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक टर्म ओनली इन द प्लूरल यहाँ पे लिखा है। कुछ एक नाउन्स जो है वो उस पर्टिकुलर मीनिंग के साथ, मैं वापस फिर से समझाता हूँ, यहाँ पे ओनली का मतलब साफ है कि अगर कुछ एक नाउन्स ऐसे हैं जो वो खास जो पर्टिकुलर मीनिंग प्रोड्यूस करेगा तो उसको उसी फॉर्म में, आपको प्लूरल फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। उसको उसमें से आप एस या ई एस जो लगा हुआ है उसको आप नहीं हटा सकते। और अगर आपने उसमें से एस को हटा दिया, जो आपको लगता है कि ये प्लूरल फॉर्म में है, अगर मैं इसको एस को हटा दूं और ये सिंगुलर बन जाएगा तो वो या तो इनवैलिड वर्ड हो जाएगा या वो अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज लेगा, मतलब ग्रामेटिकल प्रोफाइलिंग वो चेंज कर लेगा। मैं उसका कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। तो जैसे एक टर्म होता है प्रोसीड करना, प्रोसीड, या एक टर्म है सराउंडिंग। उसी तरह से एक टर्म है रिच, और दूसरा आप यूज कर सकते हो और। तो देखो ये 4 वर्ड्स जो हमने लिखा है, प्रोसीड एज अ वर्ब यूज होता है, समझने की कोशिश करिएगा। सराउंडिंग एज एन एडजेक्टिव, रिच अगेन एज एन एडजेक्टिव, और भी एज एन एडजेक्टिव हम यूज करते हैं। प्रोसीड का मतलब होता है, जैसे आप बोलते ना लेट अस प्रोसीड, वो वर्ब के तौर पे यूज करा। सराउंडिंग का इस्तेमाल आप करते हैं, आप बोलते हैं कि आप अपने सराउंडिंग एरियाज को साफ रखो, क्लीन, मतलब साफ सुथरा रखो, हाइजीनिक रखो। उसी तरह से रिच के लिए आप यूज करते हैं, वो बहुत ही रिच आदमी है। और ऑड जो टर्म यूज करा आपने, कहते हैं ना आप ये बड़ा ऑड सा कलर है यहाँ पे, बाकी सब कुछ तो बढ़िया है या बैकग्राउंड बड़ा ऑड है। तो ऑड मतलब नॉट फिटिंग, नॉट अनफिट। ऑड का मतलब क्या हुआ कि अनफिट है। तो प्रोसीड जो कि वर्ब है, जिसका मतलब होता है मूव, मूव करना, लेट्स प्रोसीड, लेट्स मूव, ये इसका मीनिंग बना। सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास का एरिया, एडजॉइनिंग एरियाज, सराउंडिंग। रिच मालूम है आपको, और ऑड का मतलब होता है अनफिट, ये आपने लिखा। तो ये हम सब जानते हैं, बड़े इजी वर्ड्स हैं, है ना। तो अब ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं इसी में दूसरा वर्ड अगर हम लिखते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं। अगर आपने लिखा प्रो सीड्स, उसी तरह से फिर दूसरे में हमने लिखा सराउंडिंग्स, तीसरे में रिचीज, और चौथा हमने वर्ड लिखा था ऑड्स। प्रोसीड्स और सब, इन चारों वर्ड्स जो अभी हमने पहले स्लाइड में लिखा वही चारों वर्ड्स के जैसे दिखता हुआ आपको लग रहा होगा सब में, लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ है। लेकिन हमें ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए ये समझने की कि ये इसमें पिछले स्लाइड में जो हमने ये चारों वर्ड्स लिखा था जिसमें एस नहीं लगा हुआ था, वो सिंगुलर फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। ये नाउन के तौर पे यूज होता है
और ये सारे के सारे नाउन हैं, सारे 4 के 4 नाउन हैं। और वो आपको मैंने बताया था कि नीचे वाले 3 एडजेक्टिव था और ऊपर वाला जो था वर्ड वो एक वर्ब के तौर पे यूज करा गया था। हमें किसी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रोसीड में से एस हटा देंगे, प्रोसीड्स में से एस हटा देंगे तो इसका प्रोसीड का सिंगुलर फॉर्म बन जाएगा, या सराउंडिंग्स में से या रिचीज में से या ऑड्स में से एस को हटाते चले जाएंगे तो इसका ये सिंगुलर फॉर्म बनता चला जाएगा और उसका सिंगुलर मीनिंग के तौर पे नाउन, सिंगुलर नाउन के तौर पे आप इस्तेमाल करोगे। बिल्कुल नहीं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ऐसे ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल हैं उन नाउन्स के जिनका इस्तेमाल आपको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही करना होगा। लेकिन अब इसका मीनिंग की अगर हम बात करें तो मीनिंग जैसे प्रोसीड का नाउन है तो इसका मतलब हो जाता है अर्निंग्स। प्रोसीड का मतलब क्या हो गया? अर्निंग्स, मतलब इनकम, जिसको आप कमाई कहते हो। सराउंडिंग्स का मतलब हो जाता है सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरियाज। और रिचीज का मतलब होता है वेल्थ, ये भी नाउन के तौर पे आपने यूज करा और इसका मतलब हुआ वेल्थ। और ऑड्स का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं, हिंदी में इसको हम बोलते संभावना। तो देखो ना, प्रोसीड्स एक अलग वर्ड है, प्रोसीड एक अलग वर्ड है जो वर्ब है। प्रोसीड का मतलब है मूव फॉरवर्ड, प्रोसीड्स एक नाउन है जिसका मतलब है कमाई। सराउंडिंग पिछले स्लाइड में हमने लिखा था एक अलग वर्ड है जिसका मतलब है आसपास का, और सराउंडिंग जब हमने लिखा तो वो नाउन है और उसका मतलब है सराउंडिंग एरियाज, आसपास के जो एरियाज होते हैं उसके लिए आप सराउंडिंग यूज करते हो। रिच एडजेक्टिव है, जबकि रिचीज जो नाउन है इसका मतलब है वेल्थ। रिच का मतलब होता है वेल्दी और रिचीज का मतलब होता है वेल्थ या मनी। ऑड्स, ऑड जो पिछले स्लाइड में हमने लिखा था वो एक एडजेक्टिव था और ऑड्स यहाँ पे नाउन है, उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ऑड का मतलब था अनफिट और यहाँ पे ऑड्स जो कि नाउन के फॉर्म में यूज करा गया है इसका मतलब होता है संभावना, यानी कि प्रोबेबिलिटीज। तो इस तरह के और भी कई सारे वर्ड्स हैं। उसी तरह से मैं आपको कुछ एक वर्ड बताऊं, जैसे आप लिखते हो एक बड़ा ही हम रोज यूज में, अक्सर यूज में लेते हैं हम सीजर। हम बोलते भैया सीजर देना या एक पेंट देना हमें, पेंट एक। तो अब ये भी गलत इंग्लिश हो गया। ऐसा इसलिए कि इंग्लिश ग्रामर सीजर को एक ऐसा डिवाइस या एक इंस्ट्रूमेंट मानता है, टूल मानता है, सीजर्स को एक ऐसा टूल मानता है जिसमें 2 ब्लेड्स मिलके बनते हैं। इसलिए उसको इंग्लिश ग्रामर बोलता है कि सीजर रॉन्ग इंग्लिश है, हमें क्या लिखना चाहिए? सीजर्स लिखना चाहिए। उसी तरह से पैंट की अगर आप बात करो, ट्राउजर्स जिसको आप कहते हैं, तो पैंट नहीं होता, पेंट्स होता है। उसी तरह से आप ट्राउजर्स की बात करो तो ट्राउजर अगर आपने बोला तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ट्राउजर नहीं, ट्राउजर वर्ड को वो अप्रूव नहीं करता, वो बोलता है आपको हमेशा ट्राउजर्स बोलना चाहिए, ट्राउजर्स। तो आप समझ गए कि अगर हमने इनमें से एस को हटा दिया तो ये इनवैलिड वर्ड हो जाएगा, मतलब इसका मतलब नहीं बनेगा। लेकिन एस के साथ जब हम यूज करेंगे तो इसका मतलब कैची हुआ, कैची सीजर्स का। पैंट्स जो हम पहनते, आप पहनते पैंट्स, ट्राउजर्स भी जो हम पहनते पैंट्स जैसा उसको हम ट्राउजर्स और पैंट्स हम लोग पहनते हैं। तो ये कुछ ड्रेस मटेरियल के नाम, आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस हो गए। और इसमें और भी कुछ एक वर्ड्स हो गए। यहाँ पे हमें क्या, हम किस बात पे एम्फसाइज कर रहे हैं, किस बात पे हम जोर दे रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से आपको इन वर्ड्स को जब भी इस्तेमाल में करोगे तो ये हमेशा इसी फॉर्म में रहेंगे, मतलब एस लगा होगा और ये एक पर्टिकुलर मीनिंग प्रोड्यूस करेगा। हाँ, तो मीनिंग के साथ, इन मीनिंग के साथ हमें इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करना है। पिछली स्लाइड में हमने आपको कुछ एक ये पहला 4 वर्ड्स लिख के ये बताने की भी कोशिश करी थी कि बगैर एस के भी इनमें से कुछ एक वर्ड्स बनते हैं जिसका मतलब चेंज हो जाता है, वो नाउन नहीं रह जाता है। इसमें सारे के सारे, ये सब के सब क्या है, सारे के सारे नाउन के तौर पे यूज हुए हैं। तो मुझे यकीन है कि जो कॉन्सेप्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम इसकी डिटेलिंग शुरू करते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। देखो, अब जो नाउन्स आपको प्लूरल फॉर्म में और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में यूज करना है, उन मीनिंग्स के साथ, उन पर्टिकुलर मीनिंग्स के साथ, उन नाउन्स का एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। और इसको आसान बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब कभी भी हम एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी एग्जाम हमारा क्यों ना हो, एसएससी हो, सीजीएल या एसएससी में सीएचएसएल हो या बैंकिंग सर्विसेज हो या कोई भी और भी, कैट हो या सिविल सर्विसेज हो, मैट हो, कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का हम प्रिपरेशन करते हैं। उनमें इंग्लिश के बारे में जब हम बात करें और इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करते होते
तो आपको कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स ना। ग्रामर में मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ते हो, पहला जो पार्ट है वो है नाउन। नाउन में जो नाउन को प्रिपेयर करने का हमारा जो स्ट्रेटजी होता है, मतलब हमारी जो प्लानिंग होती है, हमें किस तरह से नाउन को ध्यान में रखना है, ये आपको समझना चाहिए कि नाउन का को प्रिपेयर करने का स्ट्रेटजी हमारा अलग होना चाहिए, प्रपोजिशन का अलग होना चाहिए, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, मतलब हर टॉपिक में थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीज़ें, अलग अलग अप्रोच होता है। नाउन में क्या होता है, देखिए मैं बताऊं आपको, नाउन के अंदर बहुत सारे वर्ड्स, क्योंकि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, तो बहुत सारे वर्ड्स के साथ हमारी फैमिलियरिटी होनी चाहिए होती है। हम उनसे फैमिलियर होते हैं, किसी में एस लगा है, किसी में एस नहीं लगा हुआ, किसी का मीनिंग ये है, किसी का मीनिंग ये है। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। और जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा, हम टाइम एंड टेंस की बात करें, टाइम एंड टेंस में क्या होता है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये फॉर्म इस तरह से लगता है, स्ट्रक्चर ये है, और इसको इस कंडीशन में हम इसका ये सा यूसेज है, तो इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना होता है। जबकि नाउन में, नाउन का एकदम डिफरेंट चीज़ है। नाउन में हमें वर्ड्स के साथ खेलना होता है, एक एक वर्ड का कैसे इस्तेमाल। जैसे अभी मैंने आपके सामने लिखे 5-7 वर्ड, उसमें मैंने आपको क्या बताया कि सीजर अगर आप लिखोगे सीजर तो वो रॉन्ग हो जाएगा, सीजर्स राइट हो जाएगा। उसी तरह से आपने नीचे हमने और वर्ड लिखा था, पेंट लिखोगे रॉन्ग हो जाएगा, पेंट्स लिखेंगे तो उसका मतलब होगा ट्राउजर्स, और ट्राउजर भी नहीं लिखना, आपको ट्राउजर्स लिखना है। तो ये शब्दों के साथ खेल जो है वो नाउन में है, तो उनको थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना। अभी ये जो हम प्लूरल फॉर्म में ही, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही यूज करे जाने वाले जो नाउन्स हैं, उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया है सहूलियत के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को वो बहुत बढ़िया से याद रह सके। उसमें पहला कैटेगरी जो है वो है नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट्स विथ 2 पार्ट्स। बहुत से ऐसे टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब यहाँ पे है टूल, और बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिसमें 2 पार्ट मिलके एक बनाते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल करता है सीजर्स का, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सीजर्स, उसके बाद टोंग्स, पिंसर्स के बाद है आपका टोंग्स, पिंसर्स, उसके बाद है बिलोज, बायनोक्यूलर्स, उसके बाद है आपका कंपासेस, उसी तरह से प्लायर्स। तो इस तरह के टर्म्स हैं, प्लायर्स, टोंग्स, सीजर्स, बेलोज, पिंसर्स, कंपासेस, तो बायनोक्यूलर्स। इन टर्म्स को आप जब भी यूज में करें, जब भी आप इन टूल्स को आप जब भी लिखें, तो हमेशा एस के साथ लिखिए, है ना। अगर आप एस के साथ नहीं लिखोगे तो ये हो सकता है कि कुछ और वर्ड बन जाए, कुछ और नाउन की जगह कुछ और बन जाए, या ये एक इनवैलिड सा वर्ड बन जाए। और जब कभी भी आपने इसको एज ए सब्जेक्ट यूज में लेना है, मान लो, तो उस सब्जेक्ट के तौर पे जब आप इसको लोगे इनके साथ, ये वर्ड्स को, तो इनके साथ आपको जो वर्ब यूज करेंगे उसकी बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। तो इसमें कई चीजें जो हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इसका मीनिंग बता दूं कुछ वर्ड्स का। सीजर्स तो हम जानते हैं कैंची को कहते हैं, टोंग्स और पिंसर्स हम बोलते हैं चिमटा को, छोटा एक चिमटा, बड़ा चिमटे जो होते थे, जैसे कोई भी चीज़ रोटी वगैरह को पकड़ने के लिए हम चूल्हे वगैरह पे हम यूज़ में लेते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टोंग्स और पिंसर्स का। बेलोस एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट डिवाइस हुआ करता था पुराने ज़माने में, जो फर्नेस को, चूल्हे को हवा देने के लिए, फूकनी जिसको हम बोलते हैं ना, आजकल फूकनी एक पहले हुआ करता था जो बॉक्स टाइप का बना होता था। लोहार लोग जो है ना, ब्लैक स्मिथ लोग जो वो लोग यूज़ में लेते थे। आपने देखा होगा कहीं किसी पुरानी फिल्म वगैरह में देखने को मिल जाता है, 2 लेदर का बना हुआ बॉक्स टाइप का होता था, और उसमें एक हाथ से ऐसे खींचते थे ना तो एक्सपेंड हो जाता था, और जब उसको छोड़ दिया जाता था तो स्क्वीज करता था, और जैसे एक्सपेंशन के बाद स्क्वीज करेगा तो उसके अंदर जो एयर है ना, वो एयर एकदम से निकलती थी, और एक पाइप लगा होता था, वो पाइप फर्नेस तक जाता था। तो उस डिवाइस को, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं बेलोस। हिंदी में आप याद रखें फूकनी, इसको आप छोटा सा
छोटे से समझ सकते हैं आप। फूकनी, फूकनी मतलब चूल्हे में हवा देने के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, उसके लिए हम बेलोज यूज़ करते हैं। उसके बाद बायनोकुलर्स। बायनोकुलर्स आपने देखा होगा, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह, क्रिकेट वगैरह हम देखते हैं, थोड़ा दूर बैठे होते, पास देखने के लिए आपने देखा होगा कि आंखों पे दो छोटा सा वो नहीं लगाते, दोनों आंखों पे लगा होता है, उसको दूरबीन, छोटा सा दूरबीन टाइप जिसको आप कहते हो, उसको हम बायनोकुलर्स कहते हैं। कैंपसेस, आप जो ज्योमेट्री बॉक्स आपका होता है उसमें आप यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है प्लायर्स, प्लायर्स बोलते हैं ना, वो हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्लास। प्लास यानी कि पकड़, जिसको कोई भी चीज़ को कील वगैरह कहीं से निकालनी हो, कोई भी चीज़ को खोलना हो, नट बोल्ट वगैरह खोलने के लिए, तो जो आप यूज़ करते हैं। इसी तरह से और भी कुछ एक हो सकते हैं डिवाइस, बहुत से ऐसे टूल्स और हो सकते हैं जिसको हमने नहीं लिखा, और जिनमें दो दो चीज़ मिलके एक बनाती होंगी, तो आप वहाँ पे एस का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको उसको इस तरीके से आप इस्तेमाल में लेंगे। फाइन। अब जो है हम इसको, अगर आप फिर सोचोगे ना कि जैसे मान लो हमने बोला कि भैया हमें एक सीजर्स देना, या मैंने एक सीजर खरीदा, अगर आपने बोला मुझे एक सीजर दो, तो वो रॉन्ग इंग्लिश हो गया। एक सीजर आप नहीं लगा सकते। क्यों? एक सीजर कैसे होगा? ये तो प्लूरल है, और प्लूरल के पहले एक का आप इस्तेमाल नहीं करोगे। फिर एक सवाल बनता है कि अगर मुझे बोलना पड़े कि एक सीजर, मुझे, मैं दुकान पे गया और मैंने बोला मुझे एक कैंची दे दो या मुझे एक प्लायर दे दो भैया, बोला पकड़ दे दो, मुझे ज़रूरत है, मैं खरीदना चाहता हूँ, तो आप खरीदने गए दुकान पे, क्या बोलोगे? तो दुकान पे आपको बोलना होगा ए आप प्लायर। अगर आपने बोला, प्लायर बोल नहीं सकते, हर हालत में प्लायर्स बोलना पड़ेगा। प्लायर्स चूंकि प्लूरल है, प्लूरल के आगे आने लगाओगे, तो हम लिख के बताते हैं आपको। अगर आपने बोला आई नीड, दुकानदार से आपने बोला आई नीड अ प्लायर, तो आई नीड अ प्लायर रॉन्ग इंग्लिश हो गया। या सीजर्स, या टोंग्स, या बायनोक्यूलर्स, कुछ भी आपने बायनोक्यूलर लिखा या ये सीजर लिखा या टोंग लिखा या पिंसर लिखा, सबके सब रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लायर आप लिख नहीं सकते, सीजर लिख नहीं सकते, बायनोक्यूलर लिख नहीं सकते, सब में एस लगेगा। अच्छा, अगर फिर हमने दूसरे तरीके से इसको ऐसे लिखा, आई नीड अ प्लायर्स, अगर आप ऐसे लिखोगे, ये भी रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग इसकी वजह से हो गया क्योंकि प्लायर्स जो कि प्लूरल है, ये यहाँ पे सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुश्किल कहाँ हो रही है? अब मुश्किल ए लगा दिया आपने, प्लूरल नाउन। हम कभी बोल सकते हैं आई मेट अ बॉयज, आई मेट अ गर्ल्स, आई मेट अ गर्ल तो ठीक है, अ बॉय तो ठीक है, लेकिन अ गर्ल्स नहीं हो सकता क्योंकि प्लूरल, जैसे प्लूरल आएगा यहाँ पे जो आप डिटर्मिनर लिखोगे, वो डिटर्मिनर भी किस में आएगा? वो भी प्लूरल फॉर्म, प्लूरल ही होगा। तो ये भी रॉन्ग हो गया स्टेट, आपका दोनों सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो फिर आप बोलोगे फिर हम कैसे बोले कि मुझे एक बायनोक्यूलर्स दो या मुझे एक प्लायर्स की जरूरत है, दुकानदार से आप कैसे इंग्लिश में बात करोगे? तो वहां पे हमें लिखना होगा, या ग्रामर में इस तरह के सेंटेंस आएगा, कैसे करेक्ट करोगे? आई नीड अ पेयर, पेयर, आई नीड अ पेयर ऑफ प्लायर्स या सीजर्स। अब यहां पे जो भी डालना डालिए, प्लायर्स, सीजर्स, बायनोक्यूलर्स, टोंग्स, पिंसर्स, जो भी दिखना है लिखिए। तो अब ये बना ना अ पेयर ऑफ, तो आ की जगह पे हमने एक फ्रेज यूज में लिया, अ पेयर ऑफ प्लायर्स और पिंसर्स। तो अब ये स्टेटमेंट हो गया कर। मान लो आपने दो सीजर्स लेने हैं या दो बायनोक्यूलर्स लेना है, आप खुद के लिए और एक किसी दोस्त के लिए। उसके लिए हम क्या लिखेंगे? गिव मी टू पेयर ऑफ बायनोक्यूलर्स। मतलब यहाँ पे आपको 2 3 जितने आपको लेना है, 2 3 4, वहां पे 2 3 4 आप लगा दो, और उसके बाद यहाँ पे पेयर्स है ही, और इस तरफ जो है प्लायर्स, प्लायर्स अपनी जगह बना रहेगा। तो इस तरीके से हमको इसका इस्तेमाल करना है। मुझे यकीन है कि इसके थ्रू हम समझ चुके हैं कि हमें इनको इसी कंडीशन में लिखना है, इन मीनिंग्स के साथ। और यदि हमने एक की बात करी या दो की बात करी, तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? अ पेयर ऑफ या 2 पेयर्स ऑफ। इस तरीके की टर्म्स को आपको यूज में करना होगा। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम जो एक कैटेगरी में कुछ नाउन्स डाले हैं, जिस तरह हमने एक कैटेगरी में लिखा है, अब हम कैटेगरी बी में भी कुछ एक और भी नाउन्स को हम लिखेंगे। वो आपके पास है, ये कैटेगरी बी वाला। इसमें जो हम नाम लिखेंगे ना, वो नेम्स ऑफ certain dress material, certain dresses, certain dresses, कुछ एक ड्रेसेस जो हम, certain dresses जो हम पहनते हैं, कुछ तो हम
शर्ट, पैंट्स, ट्राउजर्स, जो भी हम कपड़े पहनते हैं ना, उनमें से कुछ कपड़ों के साथ में हम हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। आप सोच रहे हो ऐसा क्या मतलब? हम शर्ट भी लेंगे तो शर्ट के लिए तो हम बोलेंगे हमें 2 शर्ट खरीदा, आई बॉट 2 शर्ट्स। तो आई बॉट 2 शर्ट्स वो वहां तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने एक शर्ट की बात करी तो हम लिखते हैं आई बॉट अ शर्ट, अ फुल स्टॉप, आई बॉट अ शर्ट एंड फुल स्टॉप, वो करेक्ट इंग्लिश है। लेकिन अगर हमसे कोई बोले कि भैया ठीक है मैंने एक पैंट खरीदा और उसका इंग्लिश लिखा आपने आई बॉट अ पैंट, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि अगर हमने कुछ इस तरह से, पहले आप समझ लीजिए ड्रेस मटेरियल का हम फिर नाम लिखेंगे, आई बॉट अ जीन या पैंट या ट्राउजर, कुछ भी, आई बॉट अ ट्राउजर। तो आई बॉट अ ट्राउजर इज रॉन्ग इंग्लिश, ये इंग्लिश रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? आप सोच रहे हो कि रॉन्ग कैसे हो गया? आ लगा हुआ है, ट्राउजर लगा हुआ है। तो इंग्लिश ग्रामर ना, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो ट्राउजर नहीं मानता, वो ट्राउजर को गलत शब्द समझता है। वो उनका कहना है कि भैया जो कमर के नीचे हम जो भी पहनते हैं, कमर के नीचे जो कपड़े हम पहनते हैं वो एक नहीं होता। ये इंग्लिश लोग मानते हैं, इंग्लिश ग्रामर मानता है, इंग्लिश लैंग्वेज मानता है इस बात को कि कमर के नीचे पहनने वाले कपड़े एक नहीं होता, वो 2 को जोड़ के एक बनाया होता है। जबकि टॉर्सो यानी कि हम कमर के ऊपर जो हमारा ये पोर्शन है उस पे जो हम पहनते हैं वो एक है, सिंगल है। यानी शर्ट एक के लिए हम आ शर्ट बोलेंगे, लेकिन पैंट अगर हमने एक लिया हुआ है तो वो एक पैंट नहीं होता है, वो अ पेयर ऑफ पैंट्स होता है। ऐसा इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश लैंग्वेज इस बात को मानता है। तो आपको इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। और करेक्ट क्या करोगे इसको अगर आप लिखोगे तो आपने लिखना होगा आई बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, आई बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर। इसको वो करेक्ट मानते हैं, इसको गलत मानते हैं कि ट्राउजर नहीं होता है, इट्स ऑलवेज ट्राउजर्स। इसके पहले वाले स्लाइड में हमने इस बात को लर्न करा कि अगर ट्राउजर्स प्लूरल है तो उसके आगे आ नहीं लगा सकते, अ पेयर ऑफ लगाना पड़ेगा आपको, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। फाइन। अब हम वो लिस्ट कर देते हैं, आपको लिस्टिंग कर देते हैं वो ऐसे ड्रेस मटेरियल्स की जिसको आपको हमेशा प्लूरल में लेना है। इसके साथ सर्टेन ड्रेसेस भी होते हैं और एक्सेसरीज भी होते हैं। कुछ एक एक्सेसरीज जो हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं ना, जैसे एक्सेसरीज का मतलब आप समझते हो ना, मेन ड्रेस के अलावा, जैसे शर्ट पैंट और हमने लिया उसके साथ, जैसे आपने एक कैप लगा लिया, हैट लगा लिया, या फिर आपने ग्लासेस लगा लिए, सन ग्लासेस लगा लिए, या कुछ और इस तरह के बेल्ट लगा लिए, इन सबको हम एक्सेसरीज बोलते हैं, है ना। तो लिखते हैं उसको, कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जिनको आपने प्लूरल फॉर्म में रखना है आपको। पहला है इसमें जीन्स, देन पैंट्स, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स के बाद पैजामाज भी, ऐसा पैजामाज। उसी तरह से आप ड्रॉर्स, ड्रॉर्स अंडर गारमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ड्रॉर्स या अंडर गारमेंट्स बोल सकते हो आप। उसी तरह से और भी जैसे कुछ एक्सेसरीज की अगर हम बात करें तो शूज़ हो गया, या सॉक्स जो हम पहनते हैं, देखा उस पर लिखा हो तो सॉक्स, शूज़ या सॉक्स, या उसके लिए ग्लासेस, ग्लासेस, ग्लासेस जो है वो मैं बता दूं आपको, ग्लासेस बोलते हैं पावर ग्लासेस को। जैसे हम रीडिंग ग्लासेस होता है ना, पढ़ने के लिए हम आंखों पे चश्मा जो लगाते हैं, उसके लिए हम ग्लासेस टर्म्स यूज़ करते हैं। या ग्लासेस भी और इसके लिए दूसरा टर्म भी एक आता है स्पेक्टिकल्स, ये याद रखना होगा आपको, स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, जो हम आंखों पे लगाते हैं कि हमारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको देखने के लिए सही से हमें दिखाई पड़े, उसके लिए हम अपनी आंखों पे क्या लगाते हैं, ग्लासेस बोल सकते हैं आप उसको, या स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। और उसका एब्रीविएशन भी बनता है स्पेक्स, आपने सुना होगा बहुत से लोग बोलते हैं स्पेक्स, वेयर आर माई स्पेक्स, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स हो गया। और इसमें कुछ एक ग्लासेस हैं गॉगल टाइप के होते हैं, गॉगल्स वो होता है ना सन ग्लासेस, सन लाइट से बचाने के लिए या डस्ट पार्टिकल से अपनी आंखों को बचाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं बहुत से ग्लास, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गॉगल्स या सन ग्लासेस, गॉगल्स, या आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो सन ग्लासेस। उसी तरह कुछ और भी एक्सेसरीज होते हैं जैसे हम लोग कान में पहनते हैं, उसके लिए आप यूज़ करते हैं ईयरिंग, ईयरिंग नहीं बोलना है, ईयरिंग्स बोलना, हमेशा ईयरिंग्स बोलते हैं। तो ये जितने वर्ड्स हमने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, इन वर्ड्स पे आप गौर करो तो आपको दिखेगा कि जितने सारे वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखा, जितने ये नाम हमने लिखा, इसमें सर्टेन ड्रेसेस हैं, ड्रेस का नाम है,
और इसमें कुछ एक एक्सेसरीज जो हम ड्रेस के साथ पहनते हैं उसका भी नाम है। तो जो डबल मिला के है, जैसे पैंट्स, ट्राउजर्स, पैजामा, ये है ही, साथ में शूज भी हम 2 पहनते हैं, सॉक्स भी हैं। ग्लासेस, जो आंख 2 आंख है तो दोनों आंखों पे ग्लास लगा होता है, तो उसको अंग्रेज मानते हैं कि भैया ठीक है, ये आपका एक पीस नहीं है, ये 2 मिला के आपने एक बनाया हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पे ग्लासेस लिखना है, या आपको इसको स्पेक्टिकल्स बोलना है, या गॉगल्स बोलना है, या सनग्लासेस बोलना है। तो ये उनका कहना है, वो इस तरह से इसको यूज में लेते हैं। और अगर हमने इसमें से एस को हटा के अपने हिसाब से ग्रामर बनाने की कोशिश करी, इंग्लिश बनाने की कोशिश करी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और फिर अब आप बोलोगे ना कि जैसे हमने इसको यूज में लेना, मैंने एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आई बॉट या आई नीड अ पेयर ऑफ सनग्लासेस, आई नीड अ पेयर ऑफ सनग्लासेस। हम इस तरह बोलेंगे, अगर हमें एक सनग्लासेस या गॉगल्स आपने खरीदना है तो आप क्या बोलो, आई नीड अ पेयर ऑफ सनग्लासेस या गॉगल्स, जो भी आप बोलना चाह रहे हो, सन ग्लासेस। एंड करेक्ट इंग्लिश ये हो गया, अ पेयर ऑफ सनग्लासेस, ही वॉज वेयरिंग अ पेयर ऑफ सनग्लासेस, या अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ ड्रॉर्स, या जो भी आपने लेना है, तो उसके साथ फ्रेज लगाना है अ पेयर ऑफ। तो हमने 2 कैटेगरी की बात करी, पहला में ए में हमने बात करी इंस्ट्रूमेंट्स की, टूल्स की, और दूसरे में हमने ड्रेस मटेरियल और उसके साथ एक्सेसरीज की बात करी। अब सी कैटेगरी में हम ऐसे कुछ नाउन की लिस्टिंग करेंगे जिनका इस्तेमाल हमें हमेशा प्लूरल फॉर्म में करना होता है। फाइन, तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम लोग। चलिए, अब इस स्लाइड में हम पढ़ते हैं सम अदर नाउन्स, सम अदर नाउन्स। सम अदर नाउन्स मतलब ABC जो हमने करा ना, I mean, हमेशा प्लूरल में यूज होने वाले। सम अदर नाउन्स का मतलब है सम अदर नाउन्स दैट हैव टू बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म ओनली। क्योंकि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द नाउन्स दैट आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। मतलब हम ऐसे नाउन्स को डिस्कस कर रहे हैं जो हमेशा हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज करेंगे। ध्यान रहे उन मीनिंग्स के साथ, मीनिंग यही मीनिंग के साथ, तो इसी फॉर्म में यूज करा जाएगा। तो उसमें ए बी हो गया, और सी में हम उन नाउन को लिखेंगे जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में इन मीनिंग्स के साथ आपको यूज करना है। तो पहले मैं इस तरह से लिखता चला जाऊंगा वो उन नाउन्स को, इसके अगेंस्ट में हम उसका मीनिंग भी लिखते चले जाएंगे। एक एडवांटेज मैं आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे इसका क्या है, जो हम नाउन में ये वर्ड्स पढ़ रहे हैं उसका, कि ये जो वर्ड्स है ना, बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं। इसका आप 2 फायदा है, एक ग्रामर का प्रिपरेशन हो रहा है यहाँ पे, दूसरा सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा है कि इसमें हमें वर्ड्स को लर्न करने को मिल रहा है। क्योंकि इसमें से बहुत ऐसे, मतलब 30-40% ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग बहुत से बच्चों को नहीं आता, तो ये वोकैब भी आपके यहाँ पे तैयार हो जा रहा है, और ग्रामर तो हम तैयार कर ही रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला वर्ड है आपका आर्म्स। इसका मीनिंग मैं बाद में पहले लिख देता हूँ, फिर इसका मीनिंग बता दूंगा मैं आपको। आर्म्स के बाद है एनल्स, एनल्स के बाद है आर्काइव्स, एरियर्स, अमेंट्स, ऑस्पिसीज और एशेस। एशेस, अब देखिए सब में एस लगा हुआ है, सब में एस लगा हुआ, सब में एस लगा हुआ है। ओके, पहला वर्ड जो हमने लिखा है आर्म्स, इसका मतलब होता है चैरिटी। आर्म्स का मतलब, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, चैरिटी। आर्म्स का मतलब हुआ चैरिटी। ये इसका मीनिंग देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं फिर से, ये वर्ड्स को हमेशा प्लूरल में लिखना है। ये जो मैं लिख रहा हूं इस तरफ, वो इसका सिर्फ मीनिंग है। अब ये मत समझिएगा कि चैरिटी को भी हमेशा हम प्लूरल में लिखेंगे, नहीं, आर्म्स को हमेशा हम प्लूरल में लिखेंगे, जिसका मतलब चैरिटी बनेगा। मतलब हिंदी में दान या भिक्षा, भिक्षा या दान जिसको आप कहते हैं ना, उसको, ये इसका मीनिंग है। ये वर्ड सिंगुलर प्लूरल में लिखने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये वर्ड्स को रेड कलर में जो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ इस तरफ, उसको हमेशा प्लूरल में आपको लिखना है। और राइट साइड में जो मैं लिख रहा हूँ, ये इसका सिर्फ मीनिंग है, वो समझने के लिए, वो क्या अच्छा करने के पर्पज से मैं इसको लिख दे रहा हूँ, है ना। हिंदी में इसको हम बोलेंगे दान या भिक्षा, इंग्लिश में हम बोलेंगे चैरिटी। फाइन। अब दूसरा वर्ड है एनल्स।
एनल्स का मतलब इतिहास होता है, या इसके लिए आप यूज करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री, इतिहास, ये इसका मतलब है इन वर्ड्स का, जिनको आप, इनको आपको हमेशा प्लूरल भी यूज करना है, इनको नहीं, इनको नहीं। ओके, अब आर्काइव्स, ये वर्ड है आर्काइव्स। आर्काइव्स का मतलब होता है अ प्लेस फॉर प्रिजर्विंग, प्रिजर्व करना, प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। हिंदी बताता हूं मैं इसको, इतिहास के कुछ कागज, कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, 50 साल पहले, 100 साल पहले का कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे हम फ्रीडम स्ट्रगल की अगर बात करें, फ्रीडम स्ट्रगल के दरमियान जो लीडर्स थे हमारे, नेहरू जी ने या बापू ने, महात्मा गांधी ने या नेताजी ने किसी को कुछ लेटर भेजा, तो उनके जो मैन्युस्क्रिप्ट जो, या कुछ उन्होंने लिखा, कोई बात लिखी, कुछ अपने उन्होंने बायोग्राफी लिखी, या कोई और एनेक्डोट लिखा, एक्सपीरियंस लिखा, तो वो जो डॉक्यूमेंट है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है, उसको कहीं पे किसी न किसी जगह पे प्रिजर्व करने की कोशिश करती है सरकार हमारी। और इसीलिए बहुत जगह पे आपने देखा होगा आर्काइव्स बने हुए हैं, स्टेट आर्काइव्स होते हैं, नेशनल आर्काइव्स होते हैं। तो आर्काइव्स का मतलब हिंदी में होता है अभिलेखागार, अभिलेखागार। और जहां भी आर्काइव्स वो यूज करोगे ना आप टर्म, तो उसको हमेशा एस लगा के यूज करना है, और इसका मतलब हुआ अ प्लेस फॉर प्रिजर्विंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की जो जगह होती है, मतलब पुराना जो भी इतिहास का कोई भी पेपर, कागज, कोई भी डॉक्यूमेंट, उसको प्रिजर्व करने की जगह को हम बोलते हैं आर्काइव्स। एक बात मैं बताऊं, आजकल डिजिटल आर्काइव्स भी है। अगर आप किसी न्यूज़पेपर के वेबसाइट पे जाओ, टाइम्स ऑफ इंडिया के, द हिंदू पे, इंडियन एक्सप्रेस के, किसी भी न्यूज़पेपर के साइट पे जाओ, तो उसमें भी एक आर्काइव्स होता है। अगर आपने 10 साल, 5 साल पुराना कोई भी अखबार पढ़ना है, तो आप वहाँ पे 5 साल पुराने अखबार में भी जा, उस डेट को, जिस डेट का पढ़ना है, वहाँ पे जाके आर्काइव्स में जाइए, वो दबाइए, और वो उस दिन का अखबार आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो क्योंकि वो पुराना चीज भी वहाँ पे प्रिजर्व करा हुआ। समझ में आ गई बात? आर्काइव्स मतलब हिंदी में अभिलेखागार का मतलब होता है पुरानी डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की जगह, वो प्लेस होता है, एक रूम होता है जहां पे आप इसको प्रिजर्व करते हो। फाइन, नेक्स्ट वन एरियर्स होता है। एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब समझते ना, अनपेड अमाउंट, जो बकाया धन राशि। हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको? बकाया धन राशि, दैट्स एरियर्स। तो एरियर्स भी, हमें एरियर कभी नहीं होता, इट्स ऑलवेज एरियर्स। नेक्स्ट वन इज अमेंड। अब ये वर्ड बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता हुआ हो सकता है। एक टर्म होता है अमेंड, अगर हम इसमें से एस को हटा दें तो एक वर्ड बन जाएगा अमेंड। और अमेंड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेक करेक्शंस। मतलब अमेंड करना का मतलब रिमूव एरर करना, एरर्स को रिमूव करना। तो टू रिमूव एरर के लिए हम यूज करते हैं एक टर्म अमेंड करना। तो वो वर्ब है, ध्यान रखिएगा। और उससे एक वर्ड बनता है अमेंडमेंट। आपने पढ़ा होगा, और हम अखबारों में भी पढ़ते हैं ना, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये इतनी बार संशोधन करा गया है, तो अमेंडमेंट्स करेंगे, एक नया अमेंडमेंट करा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो अमेंड से बनता है, मतलब संशोधित करने का नाउन फॉर्म जो बनता है वो होता है अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट अलग वर्ड है, और ये हम बात कर रहे हैं अमेंड्स की, एस लगा हुआ, और ये नाउन फॉर्म में, और इसका मतलब होता है कंपनसेशन। इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, दैट इज क्षतिपूर्ति। तो ये इसका मतलब बना। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्पिसेस। ऑस्पिसेस का मतलब होता है गार्जियनशिप या पेट्रोनेज। हिंदी में बोलोगे आप इसको संरक्षण, संरक्षण या गार्जियनशिप, गार्जियनशिप, दैट्स मीनिंग ऑफ ऑस्पिसेस। और एशिस का मतलब होता है रुइंस, खंडहर, या क्या बोलते हो उसको आप, बिल्कुल राख। तो ये इसका मतलब होता है रुइंस या एशिस। बिल्कुल जैसे हम अभी बात करते हैं ना, अभी जो वॉर हो रहा है, यूक्रेन और रशिया बीच में वॉर चल रहा है, तो आपने देखा होगा बहुत से रशियन सिटीज, यूक्रेन के सिटीज़ हैं, खारकीव हो गया आपका, जेपोरेजिया हो गया, और कई सारे सिटीज़ हैं। अब कीव के भी कुछ हिस्से में आप देखो ना, जेपोरेजिया का क्या हाल है, खारकीव का क्या हाल है। खारकीव तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे सिर्फ खंडहर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। तो हम क्या बोलेंगे, द बॉम्बिंग बाय द रशियन फोर्सेस हैव रिड्यूस्ड द सिटी टू एशेस। वहाँ पे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जो एक ज़माने में एग्जिस्ट कर रही होती थी, जो उनको ग्लोरीफाई कर रही थी उस सिटी को, आज क्या है वो, दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू एशेस। उनको बिल्कुल खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। सो खंडहर
बोल सकते हैं आप, राख बोल सकते हैं आप, रुइंस बोल सकते हैं आप, बर्बादी बोल सकते हैं। ये सारे के सारे मीनिंग बनेंगे। इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से दोहराता हूँ, जितने ये वर्ड्स हमने इस रेड कलर में लिखा हुआ है, ये सारे के सारे वो नाउन्स हैं जिनका इस्तेमाल हमें हमेशा प्लूरल फॉर्म में करना है, और इस तरफ उसके मीनिंग है। अभी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। एशिस के बाद है आपका ऑस्पिसेस, मैंने लिखी थी बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स। इसके लिए मैं कलर चेंज करूंगा, रेड कलर में ही लूंगा इसको। या सो नेक्स्ट वर्ड है आपका बिलोंगिंग्स, फिर है बॉवल्स, बॉवल्स, ब्रेसेस, ब्रेसेस के बाद है आपका कस्टम्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ध्यान रखिए, आपको मालूम है ये टर्म हमेशा इसे कॉन्ग्रेट्स बोलते हैं या कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। कस्टम्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद है ड्रेड्स, ड्रेड्स के बाद एक वर्ड इसमें हम लिखते हैं ब्रेन्स, ब्रेन्स, ब्रेन्स। उसके बाद है ड्रेड्स के बाद एम्बर्स, एम्बर्स, एम्बर्स के बाद है फेटर्स, फेटर्स। अब इनको जरा हम इनका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, मीनिंग हो गया इसका। फर्स्ट वन, बिलोंगिंग्स का मतलब सामान, हिंदी में हम बताते हैं इसका सामान। बिलोंगिंग्स मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू यू, जो आपको बिलोंग करता है। समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू, समथिंग, all the things that belongs to you, all that belongs to you। जैसे आप कहीं पे भी बैठे हैं या कुछ भी बोलते हैं ना, आपका सारा सामान आपके साथ जो है वो आपका बिलोंगिंग्स है। दूसरा है बॉबल्स, बॉबल्स का मतलब होता है इंटेस्टाइन्स, इसके लिए इंटेस्टाइन्स, हिंदी में इसको हम बोलते हैं अतड़िया। और ब्रेसेस, ये अतड़ियाँ आप सब जानते होंगे। बॉबल्स मतलब इंटेस्टाइन्स, आंत या अतड़िया बोलते हैं इसको। और दूसरा वर्ड है ब्रेसेस, ब्रेसेस का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जिनके दांत में ना थोड़ा बहुत वो शेप उनकी खराब होती है जन्म से या किसी वजह से, तो उसके दांत पे तार लगाया जाता है। डॉक्टर पे उसमें डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट उनके ऊपर एक तार बांधते हैं नीचे ऊपर, और मतलब उसको कस देते हैं, ग्रेजुअली उसको ठीक करते हैं, वो शेप में ले आते हैं। तो वो जो तार बंधी होती है ना, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ब्रेसेस। समझ में आपके आ गया होगा कि दांत पे जो हम तार बांधते हैं उसको हम ब्रेसेस बोलते हैं। अब एक वर्ड है कस्टम्स। कस्टम्स देखिए, हम रीति रिवाज एक शब्द होता है, रीति रिवाज का इंग्लिश होता है कस्टम, है ना। अब कस्टम का प्लूरल हो जाता है कस्टम्स, तो वो तो एक मीनिंग बना। लेकिन एक कस्टम्स जिसमें कि आप बगैर एस के लिख ही नहीं सकते, वो होता है, उस हमेशा एस लगाना होता है, वो होता है टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट, टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट। और टैक्स किस पे कलेक्ट करते हैं? फॉरेन गुड्स पे, टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट। आपने एक शब्द सुना होगा कस्टम्स एंड, कस्टम्स एंड एक और टर्म उसके लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो उस हिंदी पे उसको हम बोलते हैं ना सीमा शुल्क विभाग, सीमा शुल्क विभाग, है ना। तो कस्टम्स, कस्टम्स डिपार्टमेंट। जैसे हम एसएससी को भी हम प्रिपरेशन हम लोग आप लोग कर रहे हैं ना, एसएससी का प्रिपरेशन करने के बाद एसएससी अगर आपने क्रैक कर लिया तो एक डिपार्टमेंट है कस्टम्स, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और कस्टम्स ऑफिसर बन सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मालूम है, हम कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि रोहित इज अ कस्टम ऑफिसर, रोहित इज ए कस्टम ऑफिसर नहीं हो सकता, हमें बोलना होगा रोहित इज अ कस्टम्स ऑफिसर। सो ध्यान रहे कि टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट, जैसे एयरपोर्ट पे फॉरेन से हम कोई फॉरेन गुड्स लाते ना, कोई गोल्ड ले आया, कुछ भी आप ले आए बाहर से, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले आए, कुछ भी बहुत कॉस्टली चीज़ लाए, तो यहाँ पे आप जैसे एयरपोर्ट पे उतरोगे या सी पोर्ट से, अगर आप सी के रास्ते से आ रहे हो सी पोर्ट पे उतरोगे, तो वहाँ पे कस्टम्स ऑफिसर आपका आपसे बोलेंगे भैया जो आपने सामान खरीदा उसका ड्यूटी दो और फिर आप अपने अंदर आप यहाँ पे जाओ। तो वो ड्यूटी के लिए हम यूज़ करते हैं कस्टम्स, है ना। तो कस्टम्स ड्यूटी होता है, एक फ्रेज आपने पढ़ा होगा कस्टम्स ड्यूटी। उसी तरह से होता है कस्टम्स ऑफिशियल, कस्टम के ऑफिशियल, कस्टम डिपार्टमेंट, सीमा शुल्क विभाग के, है ना। चलिए नेक्स्ट वन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको मालूम है ड्रेड्स का मतलब होता है जो तलछट, हिंदी में लिख लीजिए इसको तलछट बोलते हैं। तलछट का ड्रेस का मतलब ना, जैसे
पानी जहाँ नदी है ना, नदी की जो बॉटम होता है ना, बेड, रिवर बेड, तो बेड को लिए हम टर्म्स यूज करते हैं जिसमें फ्लो करता है, पानी फ्लो करता है, उसका जो बेड होता है सबसे नीचे का हिस्सा, तल छट के लिए हम यूज करते हैं ड्रेज को, है ना। उसी तरह ब्रेन्स टर्म जो है, देखिए इसको हम ब्रेन्स पढ़ते हैं, इनफैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका ब्रेन्स, ब्रेन्स। तो ब्रेन्स का मतलब होता है मास्टर माइंड। इसका मतलब क्या होता है? मास्टर माइंड, मास्टर माइंड। अब आप कहते हैं ना, ही इज द ब्रेन्स बिहाइंड ऑल दिस, द एक्सप्लोजन, ही इज द ब्रेन्स बिहाइंड द किलिंग ऑफ समवन। तो ब्रेन्स का मतलब जो मास्टरमाइंड, जो किसी काम को करने में जो मुख्य रूप से जिसने दिमाग लगाया हो, है, उसके लिए हम बोलते हैं ब्रेन्स या मास्टरमाइंड्स। ह्यूमन बींग्स के लिए हम यूज करते हैं। कुछ आतंकवादियों का नाम हम लेते हैं, हम बोलते हैं that particular terrorist was the brains behind Mumbai attack. Mumbai attack जो हुआ उसमें कोई एक आतंकवादी है ना, वो पाकिस्तानी आतंकवादी का नाम लिया गया है और उसमें बोला जाता है कि he is the brains behind the Mumbai attack. तो इस तरह से आप brains का इस्तेमाल करते हैं। फिर एम्बर्स जो टर्म यहाँ पे आपने यूज करा, एम्बर्स का मतलब फायर बॉल होता है। फायर बॉल समझते हो ना आप? मतलब आग के जो जैसे हम आग को जलाते हैं ना, कोयले को, तो कोयले को थोड़ी देर बाद वो जब जल के फ्लेम्स उसके बुझ जाते हैं ना, तो वो रेड हॉट सा हो जाता है। हिंदी में उसको बोलते हैं शोले या अंगारे या शोले हम बोलेंगे एम्बर्स को। नेक्स्ट वर्ड है फेटर्स बोलते हैं जंजीर को, मुजरिमों को जिसमें जकड़ते हैं ना, उसको हम बोलते हैं फेटर्स का मतलब आयरन्स, जिसको आप बोलते हैं आयरन्स का मतलब जंजीर, जिसमें मुजरिम को या किसी जो वाइल्ड एनिमल है उस वाइल्ड एनिमल को भी हम जकड़ देते हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फेटर्स। फाइन, अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, मुझे यकीन है इसमें सारे वर्ड्स क्लियर हैं। बिलोंगिंग्स मतलब जो आपके पास सामान है, बॉवल्स अतड़ियाँ, ब्रेसेस दांत में लगाने वाला वो तार, कस्टम्स वो कस्टम्स ऑफिशियल्स इसको आप बोलते हैं, सीमा शुल्क ऑफिसर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मालूम है ड्रेज का मतलब तलछट होता है। तलछट का मतलब होता है कि रिवर बेड या कोई भी बेड जो जिसके ऊपर कोई लिक्विड रखा जाता है और जो बॉटम वाला पार्ट होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रेज का। उसी तरह ब्रेन्स मैंने बता दिया आपको, एम्बर्स मतलब अंगारे या शोले, फेटर्स का मतलब आयरन्स या जंजीर। फाइन, नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट स्लाइड लेंगे अभी हम। फेटर्स के बाद जो वर्ड आप यूज करोगे, एम्बर्स, फेटर्स के बाद आपका हो जाएगा नप्शल्स, कलर चेंज करना होगा, या अब इस पे आप देखो, नप ओ से ले लेते हैं पहले, स्कर्ट्स या आउटस्कर्ट्स, उसके बाद है आपका आउटस्कर्ट्स के बाद ऑड्स, ऑब्सेक्वीज, यह है ऑब्सेक्यूआईईएस, ऑब्सेक्वीज। उसके बाद है नप्शल्स, उसके बाद है पी प्रोसीड्स, पर्टिकुलर्स। उसके बाद है आपका प्रोसीडिंग्स। उसके बाद है फायरवर्क्स, इसको करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है पेरिफेरल एरिया में थोड़ा सा, अब इसको स्पीड थोड़ा बढ़ाता हूं मैं। इसका मतलब होता है परिधि या पेरिफेरल एरिया। जैसे गांव या शहर का बोलते ना, पेरिफेरल एरिया पे जाओ मतलब आउटस्कर्ट्स पे जाओ। मतलब जैसे मानो ना ये शहर है या गांव है, ये शहर है, ये एक कोई जगह है, मान लीजिए एक कोई विलेज है, तो इसका जो ये आउटर एरिया है ना, आउटर एरिया, इसके लिए हम यूज कर ये आउटर पार्ट, इसके लिए हम यूज करते हैं आउटस्कर्ट्स या पेरिफेरल। ऑड्स का मतलब हमने आपको बता दिया था, प्रोबेबिलिटीज, हिंदी में लिखिए संभावना। ऑब्सेक्वीज का मतलब होता है फ्यूनरल राइट्स, यहाँ पे राइट्स का स्पेलिंग RITES। जैसे हम हिंदुइज्म में या इस्लाम में बैरी करते हैं ना, बेरियल ग्राउंड में ले जाते हैं। हिंदुइज्म में क्रिमेट करते हैं उनको। तो जो क्रिमेशन करने का जो एक प्रोसेस है या एक्ट या है रिचुअल है, उसके लिए हम ऑब्सेक्वीज यूज करते हैं। एक रिचुअल है
एक राइट्स जिसको आप कहते हो, तो उस राइट के लिए आप यूज करोगे ऑब्सेक्विस का। दूसरा वर्ड है नप्शल्स। नप्शल्स जो टर्म आप यूज करते हो ना, नप्शल्स का मतलब हो जाता है मैरिज सेरेमनी। मैरिज सेरेमनी, इसको भी हमने ध्यान में रखना है कि मैरिज सेरेमनी के लिए हम नप्शल्स टर्म यूज करेंगे। मैरिज एक अलग चीज होता है, मैरिज एक एग्रीमेंट होता है, और जो उस एग्रीमेंट को कराने के लिए जो हम उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जो सेरेमनी हम करते हैं, सारा पूरा इतना सारा मेहमानों को बुलाना और इतना अरेंजमेंट करना, उस सारे प्रोसेस के लिए हम टर्म यूज करते हैं नप्शल्स। दूसरा वर्ड से प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब होता है अर्निंग्स। अर्निंग्स। उसके बाद पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है डिटेल्स, विवरण। हिंदी में क्या बोलोगे आप इसको? विवरण। प्रोसीड्स का मतलब कमाई, कमाई। पर्टिकुलर्स का मतलब विवरण या डिटेल्स। प्रोसीडिंग्स का मतलब जो भी कार्रवाई चलती है, हिंदी में लिख लीजिए इसको। प्रोसीडिंग्स का मतलब जो भी प्रोसेस, जो भी एक्ट कहीं पे भी जिसको डील किया जाता है, जो चीज़ें कंटिन्यू करती है, जैसे कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स होती हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो बिजनेस जो होता है, जो भी बिजनेस हो रहा होता है, उस बिजनेस के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोसीडिंग्स। मतलब बिजनेस का मतलब यहाँ पे जो भी काम, जो काम चल रहा होता है कहीं पे, जैसे हम क्लास ही चल रही है, अब क्लास या मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग में जो भी बिजनेस हम डील कर रहे हैं उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोसीडिंग्स। हिंदी में बोलेंगे कार्यवाही, कार्यवाही, है ना। उसी तरह फायरवर्क्स, आपको मालूम है ये पटाखे फटाखे जो हम चलाते हैं उसको हम फायरवर्क्स बोलते हैं। फाइन। अब जो है नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये स्लाइड मुझे बिल्कुल क्लियर है, मुझे यकीन है, मैं दोहरा देता हूँ। आउटस्कर्ट्स मतलब बाहरी घेरा, बाहरी एरिया, शहर का या गांव का। ऑड्स मतलब संभावनाएं। ऑब्सिक्यूज मतलब वो अंतिम संस्कार। नप्शल्स विवाहोत्सव। प्रोसीड्स मतलब अर्निंग या कमाई। पर्टिकुलर्स का मतलब डिटेल्स। प्रोसीडिंग्स आपको मालूम है, मैंने बताया कार्यवाही। और फायरवर्क्स का मतलब जो पटाखे फटाखे, फुलझड़ियाँ वगैरह दिवाली और इसमें हम चलाते हैं त्यौहार में। फाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ एक और वर्ड्स इसके बारे में हम लिखेंगे। जैसे एक टर्म है आपका गट्स, कलर चेंज, या गट्स। एक टर्म आता है गट्स, या आप बोल सकते हो इसके लिए गट्स के लिए दूसरा वर्ड्स हो सकता है इनर्ड्स, इनर्ड्स, या इंट्रेल्स। एंट्रेल्स ई से होगा, इसको क्या हो गया? इन ट्रेल्स या इंटेस्टाइन्स, इन ट्राइंस। तो ये चार के चार वर्ड्स हैं ना, इन चार के चार, इनका एक ही मीनिंग होता है, अतड़ियाँ या आंत जिसको आप बोलते हो। इसके बाद जो कुछ एक वर्ड्स है वो मैं बताऊं आपको। रिमेन्स, रिमेन्स, रिचीज। रिचीज में RICHES, रिचीज। फिर उसी तरह से रिगार्ड्स, रिगार्ड्स। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आपको पता होगा, रिगार्ड्स, रिमेन्स, रिचीज। तो अब इसको हम समझते हैं, इसका मैं हिंदी समझा दूं आपको। ये जो वर्ड्स हैं गट्स, इनर्ड्स, इंट्रेल्स और इंटेस्टाइन्स, ये हम अभी जो हमने शुरू में यूज करा था ना, क्या बोलते हैं उसको, बॉबल्स के लिए। तो ये सारे के सारे वर्ड्स, ये सारे के सारे वर्ड्स का सेम एक ही मीनिंग है। कौन सा? इनका मीनिंग है इंटेस्टाइन्स, यानी कि अतड़ियाँ, इंटेस्टाइन्स। ये सब का मीनिंग एक ही मीनिंग है, आंत। इन चारों का एक ही मीनिंग है, आंत, इंटेस्टाइन्स। रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, जो भी बच जाता है, रिमेन्स हिंदी में अवशेष बोलते हैं, रिमेनिंग पार्ट। रिचीज का मतलब होता है वेल्थ, वो मैंने पिछले बार आपको लिख के बता दिया। रिगार्ड्स का मतलब जो होता है, हम किसी के लिए जो रिगार्ड्स पे करते हैं उसके लिए हम रिगार्ड बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेगा आप उसको? आई मीन एस्टीम। रिगार्ड्स का मतलब एस्टीम मतलब इज्जत, या जो हम श्रद्धा बोल सकते हैं, इज्जत बोल सकते हैं, दैट्स रिगार्ड्स। इसके अलावा कुछ एक और भी वर्ड्स है, आई गेस सारे के सारे इजी वर्ड्स हैं। इसमें रिचीज का मैं लिख देता हूँ वेल्थ, बाकी चीज आप समझ गए हैं। रिमेन्स मतलब अवशेष, और रिगार्ड्स का मतलब रिस्पेक्ट, आप इसको भी लिख लो, रिस्पेक्ट या एस्टीम जिसको हम कहते हैं, एस्टीम। तो ये भी बन गया आप रिगार्ड्स का मतलब। एक स्लाइड हमें और लेना पड़ेगा, बस एक स्लाइड और लेते हैं। इसमें कुछ एक और वर्ड्स है, जैसे आपने लिखना सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स,
सराउंडिंग्स, GS। हाँ, उसी तरह से आप लिखोगे थैंक्स या टैक्टिक्स, थैंक्स, टैक्टिक्स, सराउंडिंग। एक टर्म होता है टाइडिंग्स और वेयर अबाउट्स, ये कुछ एक वर्ड्स है। तो इसके अलावा 2-4-5 वर्ड्स और हो सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कह सकता कि ये जो हमने लिखा है बस इतने ही हैं, इसके बाहर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा और भी कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो आपको कहीं और किसी ग्रामर की किताब में पढ़ने को मिल सकता है, उसको ध्यान देना। लेकिन हमने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को इसके अंदर इंक्लूड करा हुआ, और कोशिश करी गई है कि सारे के सारे जो नाउन, जैसे हम नाउन पढ़ रहे हैं ना, तो नाउन के बारे में हर चीज़ यहाँ पे मिले, बच्चों को बाहर कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बावजूद भी हम ये नहीं क्लेम करते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना, ऐसा हम नहीं क्लेम करते हैं। फाइन। अब जो है सराउंडिंग्स का मतलब होता है, आसपास का एरिया, सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरियाज। थैंक्स मालूम है आपको, टैक्टिक्स मालूम है, टैक्टिक्स के लिए आप यूज कर सकते हो प्लान या स्ट्रेटजी। टाइडिंग्स एक टर्म यहाँ पे जो हमने यूज करा हुआ, टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर या लैंग्वेज की भी एक बात आप बोलो ना, या इंफॉर्मेशन। अब देखो ना, होता क्या है, इंग्लिश में बहुत से ऐसे टर्म्स है ना कि मीनिंग एक जैसा है, लेकिन उसको ट्रीट बड़ा अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं उसको एग्जाम्पल देता हूँ। वेयर अबाउट गलत लिखा हुआ है, देखिए सब में एस लगा हुआ है, वेयर अबाउट होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। ये हमेशा क्या होगा, वेयर अबाउट, एस छूटा हुआ था, एस लगाना पड़ेगा हमें। अगर हमने वेयर अबाउट लिखा तो वो रॉन्ग होता, वेयर अबाउट से लिखना पड़ेगा हमें। और वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है, एड्रेस या पता, जो भी आप कह रहे हो, जहाँ पे एड्रेस जो होता है किसी का, मतलब किसी का ठिकाना, पता या ठिकाना हम बोलते हैं ना, किसी कौन कहाँ रहता है, उसका वेयर अबाउट्स कहाँ है, इसकी बात करते हैं। तो मुझे यकीन है कि सारे के सारे वर्ड्स जो हमने बताया आपको, एक बार हम फिर से दोहराते हैं, पूरे अभी की लर्निंग को एक बार हम रिकैप करेंगे, शुरू से हम फिर से देखेंगे इसको, क्या क्या आज हमने डिस्कस करा है, हमने क्या क्या समझने की कोशिश करी है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने शुरुआत करी है इस बात को बता के कि कुछ एक इंग्लिश में आज के सेशन में, इस सेशन में हम कुछ एक ऐसे नाउन्स हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में इन मीनिंग के साथ, इस पर्टिकुलर मीनिंग के साथ यूज करे जाते हैं। अगर उसमें कुछ चेंज करोगे आप तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है, या उसका वो हो सकता है इनवैलिड भी हो जाए। ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये 4 वर्ड्स हैं जिसमें वर्ब है, एडजेक्टिव है, इसमें नाउन कोई भी नहीं है। लेकिन इसी में अगर एक इसी से मिलता जुलता शब्द है जिसको प्रोसीड्स है, सराउंडिंग्स है, रिचीज है, ऑड्स है, वो नाउन है, सबके सब नाउन है, जो हमने नेक्स्ट स्लाइड पे लिया हुआ है। ये देखिए ये सारे के सारे एस लगे हुए हैं और सब ये नाउन बन गया है, और इनका मीनिंग एकदम से चेंज हो गया। पहले वाले स्लाइड का चूंकि उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइलिंग चेंज था, इसका चेंज है, मीनिंग बिल्कुल चेंज है। आपको इन मीनिंग के लिए यही फॉर्म यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब इसमें हमने यहाँ से लिस्टिंग शुरू करी है, मतलब वो वर्ड्स को हमने लिस्ट करना शुरू करा, बताना शुरू करा। 3 कैटेगरी में हमने बांटा। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स मतलब टूल्स हैं, टूल्स हुए जिसमें 2 होते हैं, 2 मिलके एक बनाते हैं। ये सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, बेलोज, बाइनोकुलर्स एंड ऑल, ये है। इसका एग्जांपल आपके सामने है। नेक्स्ट वन है सेकेंड कैटेगरी, नेम्स ऑफ सर्टेन ड्रेस आर्टिकल्स। ड्रेस के जो हम कुछ एक ड्रेस जो कमर के नीचे पहनते हैं, उसमें हमेशा हमें क्या लगाना है, उसमें हमें एस का इस्तेमाल सब में करना होता है। ये सेकेंड कैटेगरी में था। नेक्स्ट कैटेगरी में हमने थर्ड में जो हमने कुछ एक ये वर्ड्स, ये सारे के सारे वर्ड्स बताए, इसमें कुछ में इंग्लिश मीनिंग में है, कुछ का हमने हिंदी में बता दिया आपको, जो थोड़ा लेंथी है वो इजी करने के लिए। और ये सारे वर्ड्स हैं, उनको हमने बता दिया आपको। इसको रिवाइज करिएगा, सिर्फ रिवाइज करना है, और इसका जब भी इस्तेमाल करिए इन मीनिंग्स के साथ इसी तरह यूज करना है आपको। इसी अगर आपने कहीं भी वेयर अबाउट लिखा वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन की जब हम शुरुआत करेंगे, नेक्स्ट सेशन, उसमें हम इनका वो बनाएंगे, यहाँ से हम इसका एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो बच्चे लोग फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।